नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमार सर आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। देखो चलो, राजस्थान का इतिहास आपके साथ बढ़ता हुआ, पीछे के लेक्चर्स आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया कि राजस्थान का जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राचीन राजस्थान, दूसरा मध्यकाल में हम विशेषकर राजपूतों के बारे में अध्ययन करते हैं, और एक आता है आपका आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान में हम 1857 राजस्थान के किसान व जनजाति, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक रोचक तथ्य जो पूरे भारत के इतिहास को या भारतीय इतिहास को या राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, या मैं कहूं कि मेरे भाई एक कड़ी मानी जाती है आधुनिक काल को स्टार्ट होने की, और उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। तो पहली चीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने, और जिस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। देखो बेटा लोग, पहली चीज़ तो आपके सामने मैं बात करूं कि 1857 का विद्रोह है। चलो पहले हेडिंग डाल देता हूं, और हेडिंग का नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये विद्रोह है या ये क्रांति है। 2 शब्द आपके सामने आएंगे, 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। पहली चीज़, एक चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँ कि विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होती है, दोनों में अंतर होना है कि विद्रोह क्या है और क्रांति क्या है। 2 शब्द है, एक विद्रोह है और एक क्रांति है। देखिएगा, आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तो ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जैसे ही आप बड़े लेवल पे आरएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर विद्रोह शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होती है। देखिएगा, सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कोई विद्रोह या ऐसी कोई चीज़ जो कम समय के लिए चले, यानी लंबी ना चले, थोड़े समय के लिए चले और बाद में कुछ उससे हाईएस्ट पावर या बड़ी शक्ति आ जाए और उस चीज़ को दबा दे, उसे क्या कहा जाएगा? विद्रोह। एक तो चीज़ है कि कम समय के लिए चले और कुछ बड़ी पावर के द्वारा उस विद्रोह का दमन कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? विद्रोह। एक ऐसा, अच्छा, विद्रोह की एक चीज़ ये भी फिक्स होगी कि इसमें लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें किसके खिलाफ लड़ाई करनी है, क्या नहीं करना है, ये नहीं पता होता। और क्रांति क्या होती है? क्रांति होती है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, यानी आपने जिस व्यवस्था के लिए क्रांति करी और वो क्रांति के चक्कर में वो व्यवस्था बिल्कुल परिवर्तित हो गई, तो वो जो क्या कहलाएगी? क्रांति कहलाएगी। यानी इसमें उद्देश्य या आपके लक्ष्य निर्धारित होगा। कहने का मतलब है, एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस विद्रोह की बात करें तो विद्रोह आपने जो किया, यानी ये विद्रोह जो होगा वो क्या होता है साहब? कुछ समय के लिए चलता है, यानी ज़्यादा समय ना होकर कुछ समय के लिए जो चीज़ घटित हो उसे क्या कहा जाएगा? विद्रोह। उसके बाद इस विद्रोह में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि हमें किसके खिलाफ लड़ाई करनी है, यानी अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो ये भी क्या कहलाएगा साहब? विद्रोह। तो ये विद्रोह होगा। और दूसरी चीज़ बात करें, किसी व्यवस्था में बेटा आमूल चूल परिवर्तन कर देना, यानी ये व्यवस्था बिल्कुल तरीके से मेरे भाई चेंज कर देना, यही आपकी क्या कहलाएगी साहब? क्रांति। क्या कहलाएगी? क्रांति। जैसे कि मैं एक सिंपल सा और अपनी भाषा में और अपनी हड़ौती भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मान लीजिए आप अपनी कोचिंग से, आपके संस्थान से, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, 11th 12th जो भी आप पढ़ते हैं, या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से अपनी कोचिंग से आप घर जाते हैं और बड़े थके हुए घर जाते हैं, और घर जाने के बाद आप बैग को एक तरफ फेंकते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि मम्मी खाने में क्या बनाया। टेबल पर बैठ जाते हैं, टेबल कुर्सी पर जाते ही आपने वहाँ देखा कि मम्मी खाने में क्या बनाया, तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा कद्दू बनाया या टिंडे बनाए। टिंडे, अब आप जानते हैं कि टिंडे, कद्दू ये फेवरेट सब्जीज नहीं है, तो आपने कहा मम्मी क्या कद्दू बनाए हो? नहीं खाऊं मैं, तो ये कोई कद्दू खाने की चीज़ है क्या? नहीं खाना मैं तो आपने कद्दू की लिख के कर दी, मना कर दी। लेकिन जैसे ही आप उस थाली को उधर पास कर रहे थे, गेट ओपन होता है और गेट के ओपन होते ही आपके डैड की एंट्री होती है, आपके फादर की एंट्री होती है, और फादर आपको देखते हैं, क्यों भाई क्या कह रहा था? तो आप क्या कहोगे सडनली कि नहीं पापा, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आ जाओ दोनों बैठकर खाएंगे कद्दू। मतलब कुछ समय के लिए आपने विद्रोह किया
लेकिन जैसे ही बड़ी पावर, आपसे बड़ी पावर वहाँ पर आई और आपके विद्रोह का क्या हो गया, दमन हो गया, आपका विद्रोह क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये जो चीज़ कुछ समय के लिए हुई उसे क्या कहा जाएगा, विद्रोह। इसी चीज़ को अगर मैं क्रांति में तब्दील करूं तो कैसे कह सकते हैं कि आपने कद्दू खाने से मना कर दिया, नहीं कि मुझे आज मटर पनीर ही खाना है या शाही पनीर ही आपको खाना है। आपके फादर आए, आपके फादर से भी कहा कि नहीं पापा मैं तो सिर्फ शाही पनीर खाना चाहता हूं या मटर पनीर खाना चाहता हूं। देन आपके फादर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक होटल से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया और जोमेटो से ऑर्डर आया और आपके लिए शाही पनीर ही आया। यानी आपका जो कद्दू बना था वो आपकी थाली से बिल्कुल समाप्त हो गया, उसकी जगह शाही पनीर या मटर पनीर आ गया। तो इसे कहा जाएगा आमूल चूल परिवर्तन। तो ये जो शब्द कहलाएगा ये क्या कहलाएगा साहब, क्रांति। तो ये होता है विद्रोह और ये होती है क्रांति। जैसे कि 1857 का था, इसमें लक्ष्य निर्धारित नहीं था। इन क्रांतिकारियों को रियल में नहीं पता था कि इनका शत्रु कौन है, किन से लड़ाई लड़नी है। इनको जमींदार से लड़ाई या जागीरदार से लड़ाई लड़नी है या फिर इनको अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है। ये इनको रियल में नहीं पता था कि हमें करना क्या है। यानी इनका टारगेट नहीं था कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है या फिर हमें ज़मींदारों से लड़ाई लड़नी है। तो जब परिवर्तन नहीं पता या आपको आपका लक्ष्य पता ही नहीं था, देखो क्या होता था, क्योंकि यहाँ पर जो विद्रोह कर रहे थे, जो सिपाही थे, वो सब वर्दीधारी किसान हुआ करता था। किसानों के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि उसने सेना ज्वाइन कर ली थी, आर्मी में शामिल हो गया था और वो सेठ साहूकारों यानी जमींदारों के चुंगल में पहले से फंस चुका था, अपना कर्जा नहीं पटा पा रहा था। तो जब विद्रोह हो रहा था तो सिपाही के रूप में, क्योंकि उसके अंदर वर्दी में छुपा हुआ एक किसान था, तो ये क्या करते थे, जमींदारों के घर पे डांका डालते या जमींदारों को लूटने की कोशिश करते थे और वो तिजोरी ढूंढते थे और तिजोरी में भी वो कागज़ ढूंढते थे जहाँ पर इनको अपनी ज़मीन, इन्होंने अपनी ज़मीन नाम रख रखी है, उनकी गिरवी रख रखी, उस कागज़ को ढूंढते थे। कहने का मतलब है इनको अपना टारगेट नहीं पता था कि मुझे ज़मींदारों से लड़ाई करनी है कि मुझे वास्तव में अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है। तो ये जो चीज़ थी वो विद्रोह था, न कि क्रांति था। और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे भाई इन लोगों को 101% पता था कि हमारा एक ही टारगेट है, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। जैसे कि इसमें तो आप 1857 को पढ़ते हो, बेटा यहाँ पर मैं क्रांति का नाम, एक और आंदोलन आता है जिसका नाम है अगस्त क्रांति। और इसी अगस्त क्रांति की बात करूँ तो इसे कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है अगस्त क्रांति, क्योंकि उसके बाद अंग्रेज़ भारत में दिखाई नहीं देते हैं। इनको टारगेट पता था, इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। तो ये जो होगा ये तो आपका 1857 का विद्रोह था। ये 1857 की क्या होगी, नहीं ये 1942 का ये क्या होगा साहब, आंदोलन क्या ये होगा आपका क्रांति। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है किसको साहब, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज से अगर आप ये पढ़ें कभी ना कभी तो आप ये ना कहें कि मैं 1857 की क्रांति पढ़ रहा हूँ। नहीं, 1857 की क्रांति न पढ़कर आप 1857 का क्या पढ़ रहे हैं साहब, विद्रोह। तो ये जो है ये 1857 का आपका रियल में क्या होगा साहब, विद्रोह। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, उसके बाद इसको विस्तार से, क्योंकि हम राजस्थान में पढ़ने वाले हैं तो राजस्थान में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो बेटा एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों का भारत में जो सबसे बड़ा पद होगा वो होगा बेटा जीजी का। जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के बाद में एक नया पद क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है एजीजी। एजीजी का मतलब होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा, ये दिल्ली में बैठेगा, इससे पहले कोलकाता में बैठते थे। एजीजी की बात करें तो ये एजीजी अपनी एक रेजिडेंसी बनाएगा, वहाँ पर बैठेगा। जैसे कि स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी अगर अंग्रेज़ों का देखा जाए तो एजीजी होगा। क्योंकि अब राजस्थान में 1857 पढ़ेंगे तो हमें गवर्नर जनरल से काम न पढ़कर हमें ज़्यादा काम किससे पड़ेगा, एजीजी से पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अधिकारी जीजी, जीजी के नीचे एजीजी, एजेंट होगा गवर्नर जनरल, ये एजेंट है। उसके बाद में इस एजीजी को सलाह देने के लिए मेरे भाई कुछ और अधिकारी नियुक्त किए गए थे जिन्हें हम पीए के नाम से जानते हैं। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट और राजनीतिक सलाहकार, जो एजीजी को सलाह देगा। ये जो कहाँ होगा, ये बड़ी बड़ी रियासतों में बैठेगा। अलग अलग रियासतें जो आएंगी जिनका आमदनी ज़्यादा होगी, या मैं कहूँ कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनमें राजनीतिक रूप से उथल पुथल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा वो क्या कहलाएगा आपका पीए।
और पीए के नीचे एक और पोस्ट बना दी गई बेटा, और इस पोस्ट का नाम आएगा रेजिडेंट। क्या नाम आएगा? रेजिडेंट। तो ये 4 पोस्टें हैं अंग्रेज़ों की जो आपको काम आने वाली है। विशेषकर ये पोस्ट से हमारा कम काम पड़ेगा, ये 3 पोस्ट हमारे ज़्यादा काम की हैं। सबसे बड़ी पोस्ट आती है जीजी की, जो दिल्ली या कोलकाता में बैठता था। 1911 से पहले कोलकाता था, और 1911 के बाद जो बैठेगा वो कहाँ बैठेगा? दिल्ली में, क्योंकि 1911 में दिल्ली को भारत की क्या बना दिया गया था? राजधानी। एजीजी की बात करें, ये राजपूताना में बैठेगा क्योंकि स्टेट में बैठेगा। और पीए की बात करें तो ये बड़ी बड़ी रियासतों में बैठेगा। और उसके साथ साथ बात करें रेजिडेंट, तो ये कुछ छोटी निम्न रियासतें होंगी, ये यहाँ पर बैठेगा, ये इसको सलाह देगा, ये इसको सलाह देगा, और ये इसको सलाह देगा। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बड़े सिंपल है, पहले वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 1857 के समय आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत का जीजी कौन है, या भारत का गवर्नर जनरल कौन है? भारत का जीजी। जीजी का मतलब हो गया बेटा गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक आंसर लगाना है, और इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम आएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल जो व्यक्ति होगा उसका नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग। चलो अब यही पूछ लिया जाए कि भारत के जीजी के बाद में उस समय की बात करें तो राजपूताना कहलाता था, क्योंकि राजस्थान तो अपन ने बाद में कहा इसको। तो राजपूताने का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसका नाम आएगा साहब एजीजी। तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि बताओ 1857 के समय राजपूताने का एजीजी कौन था? तो आपको एक आंसर लेकर आना है, और ये आंसर का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर कौन आएगा? पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब पीए की बात करूँगा तो मैं पीए थोड़ा स्पेशल बताऊंगा, आगे मैं सभी रियासतों के पीए बता दूंगा। तो अभी मैंने 2 पोस्ट के सामने आपके डिस्कस किया, अब हम में आगे बढ़ेंगे, पीए और रेजिडेंट की बात मैं आगे करूँगा। चलो आगे बात करूँ बच्चा लोग, तो थोड़ी सी चीज़ों को समझते हुए चलना। मैं थोड़ा सा, ये ऐसी कोई क्लास नहीं है जो मैं शॉर्टकट आऊँगा और आपको हाँ ये होगा वो होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बनाओ, एक बार कॉन्सेप्ट बनाओगे तो याद रहेगा। आगे चलो बेटा, 1857 के बाद 1857 के समय की बात करें तो आपने 2 पोस्टों आपने देख ली। तीसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कई ऐसे कारण हैं जो 1857 क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन विशेषकर 2 कारणों की मैं आपके साथ बात करूंगा। एक तो मुख्य कारण, मेन कारण क्या था, और दूसरा एक तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 की बात करें तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रे ऐसा क्यों हुआ, या इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण, मेन कारण की बात करें, देखना मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको हवा में बताने वाला हूँ। पहले समझना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप हवा में चलोगे। तो बेटा इसकी जो मेन कारण है वो एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत की बात करूं तो ये लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय रहे हैं, और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लेकर आए थे, और उस नीति का नाम है साहब गोद निषेध नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति है जिसका नाम है गोद निषेध नीति। ये गोद निषेध नीति ही 1857 का मेन और मुख्य कारण रहा है बेटा, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस भी कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस भी कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस भी इसे कहा जा सकता है, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति का अर्थ क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल है 1848 से 1856 ईस्वी तक, इन्होंने ये नीति लागू करी। उस नीति के तहत ये कहा गया कि जिस भी रियासत के राजा के अपना कोई स्वयं का पुत्र नहीं है, और अगर वो किसी गोद लिए हुए पुत्र को उस रियासत का शासक घोषित करता है तो उसे अंग्रेज मान्यता नहीं देंगे, यानी दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देंगे। और वो रियासत, क्योंकि उसका कोई प्रतिनिधित्व, कोई राजा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, रियल पुत्र नहीं है, तो वो जो रियासत होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। तो ये मेन कारण था, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में कई ऐसी रियासतें थी जहाँ पर राजाओं की रियल संतान नहीं थी, ओरिजिनल पुत्र, यानी मैं कहूँ कि उनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, वो गोद लेकर गद्दी पर बिठाए थे, लेकिन अंग्रेजों की इस नीति के तहत उन्हें अपनी रियासत गंवानी पड़ी। इसका जीता जागता सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आपके सामने आएगा वो है झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
इनके जो पुत्र थे उन पुत्र की मृत्यु हो गई थी और पुत्र की मृत्यु के बाद इन्होंने एक नए पुत्र को गोद लिया था। इस कारण से इनसे झांसी छीन ली गई थी। क्या छीन ली गई थी? झांसी। इस कारण 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सैनिकों के साथ भाग लेती है और आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये मेन कारण रहे। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सनेस के तहत कौन कौन से क्षेत्र हड़पे गए? जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बेटा सतारा है। भारत की बात करें तो भारत में सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा है, नागपुर है। सतारा को हड़पा गया, नागपुर को हड़पा गया। सतारा, नागपुर, अवध, झांसी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इस क्षेत्र की या इस नीति के तहत हड़पा गया। ठीक है। अगर मैं राजस्थान में बात करूं कि इस नीति के तहत राजस्थान में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान का जिस क्षेत्र को हड़पा गया उस क्षेत्र का नाम था साहब व्यावर। व्यावर में सबसे पहले इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के तहत व्यावर को मिलाया गया, तो ये रहा आपका व्यावर। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसको इसके तहत हड़पा गया, तो वो रियासत आएगी आपकी उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत रही? उदयपुर। तो आपको ये तो कम याद रखना, सतारा, नागपुर, झांसी, आपको याद रखना है कि पहला व्यावर था, दूसरा कौन सा था? उदयपुर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मेन जो कारण रहेगा वो तो रहेगा सा लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति? गोद निषेध नीति। कौन सी नीति? गोद निषेध नीति। अगर मैं इसी में आगे बढ़ूं, आपसे ये पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, ये तो सब बच्चे को पता होना चाहिए कि तत्कालीन कारण क्या रहा होगा। तो जब मुख्य कारण मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो तत्कालीन कारण तो आपको अच्छी तरीके से पता है। तत्कालीन कारण, तो बेटा तत्कालीन कारण में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तत्कालीन कारण की बात करूं तो ये जो होंगे, ये होंगे आपके चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस? चर्बी वाले कारतूस। तो तत्कालीन जो कारण होगा वो चर्बी वाले क्या होंगे साहब? वो कारतूस। देखो, सेना में 1857 से पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम है ब्राउन बेस। लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नई बंदूक लेकर आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स अगर आपने मंगल पांडे देखी है तो मंगल पांडे में एनफील्ड राइफल आपको दिखाई गई है। तो एनफील्ड राइफल क्या होता था? ये पीछे टांगने वाली बंदूक होती थी, इसको जैसे निकालना पड़ता, इसमें बारूद डालना पड़ता था और जिस कारतूस में वो बारूद होता था उस कारतूस को मुँह से तोड़ना पड़ता था। और कहा जाता है कि इस कारतूस की जो ऊपर की टोपी होती थी इसमें गाय व सूअर की चर्बी मिली हुई थी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को खाना अपवित्र माना जाता है। यह गाय हमारी माता के नाम से अपन कहते हैं। और उसी तरीके से सूअर को खाना हराम माना जाता है इस्लाम में। तो दो जो भारतीय आबादी के सबसे बड़े, मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़े जो दो आबादी के जो क्षेत्र यहाँ मैं कहूँ कि दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, जैसे कि एक तरफ हिंदू हैं और एक तरफ की बात करूँ मुस्लिम हैं। तो दोनों जो संप्रदाय सबसे बड़े बड़े थे, ये दोनों संप्रदाय कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेंगे, क्योंकि इनका जो मेन कारण था, क्योंकि चरी वाले कारतूस थे। हिंदू धर्म में गाय खाना अपवित्र या पाप माना जाता है और इस्लाम में क्या माना जाता है साहब? हराम माना जाता है सूअर को खाना। तो दोनों साथ में मिलकर विद्रोह करते। तो पहली चीज़ बात करूं तो तत्कालीन जो कारण रहेंगे वो चरी वाले कारतूस रहेंगे। 1857 से पूर्व यहाँ पर जो बंदूक चलती थी वो कौन सी थी? तो 1857 से पूर्व तो यहाँ पर जिस बंदूक का प्रयोग किया जाता था उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। तो 1857 से पूर्व जो बंदूक है उसका नाम कौन सी बेस है? ब्राउन बेस। और 1857 के बाद बात करें तो 1857 के बाद जो बंदूक आई और इसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। और इसी एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय व सूअर की क्या मिली होती थी? चर्बी। तो ये है एनफील्ड राइफल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सेना में 1857 से पूर्व कौन सी बंदूक का प्रचलन होता था? तो आप बताएंगे साहब ब्राउन बेस। उसके बाद कौन सी बंदूक आ रही है? एनफील्ड राइफल्स। चलें, अब ये 1857 चरी वाले कारतूस की पहली घटना मंगल पांडे होगी। मंगल पांडे अपने जो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बाघ को गोली मारेंगे, अभी थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करूँ आपसे, तो आगे चलते हैं कुछ और नई चीज़ों के बारे में देखते हुए। बेटा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ रे 1857 के विद्रोह की लोगों ने क्या निर्धारित तिथि करी थी? यानी निर्धारित तिथि क्या थी? निर्धारित तिथि
कि पूरे भारत में हम इसी दिन विद्रोह करेंगे। तो बेटा निर्धारित तिथि जो थी वो थी 31 मई। कौन सी मई? 31 मई। 1857 को जो विद्रोह होगा उसके लिए जो निर्धारित तिथि या जिस तिथि का निर्धारण किया गया वो थी साहब 31 मई 1857। लेकिन हम भारतीय हैं, थोड़े उतावले हैं, थोड़ा हम जल्दी में कोशिश रहते हैं, तो विद्रोह हमने थोड़ा जल्दी प्रारंभ किया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ विद्रोह की शुरुआत कब हुई, या मैं कहूँ कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो विद्रोह की शुरुआत या विद्रोह का प्रारंभ, तो बेटा जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ, ये विद्रोह जो प्रारंभ हुआ ये 10 मई को ही प्रारंभ हो गया था, यानी 21 दिन पहले प्रारंभ हो गया। और विद्रोह जिस जगह से प्रारंभ हुआ ये जगह है मेरठ, उत्तर प्रदेश की मेरठ से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो पूछा जा सकता है कि बताओ निर्धारित तिथि कितनी थी, तो 31 मई थी, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। और कहाँ से प्रारंभ हो गया साहब? मेरठ से प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश। तो हम अभी भारत की तो नहीं पढ़ रहे हैं, राजस्थान को देख रहे हैं। तो फिर पूछा जाएगा कि बताओ राजस्थान में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान की तिथि को देखो, राजस्थान में विद्रोह अब राजस्थान में विद्रोह की बात करें तो राजस्थान में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ बच्चा लोग, ये प्रारंभ हुआ साहब 28 मई को, यानी 18 दिन बाद। ऐसे याद करना पड़ेगा 28 मई को। और राजस्थान में ये विद्रोह जो प्रारंभ हुआ, ये जहाँ से प्रारंभ हुआ उस सैनिक छावनी का नाम है नशीराबाद। कौन सी बात? नशीराबाद। तो 28 मई को राजस्थान में विद्रोह प्रारंभ होता है। और कहाँ से प्रारंभ होता है साहब? नशीराबाद से। तो ये भी आपको याद रखनी है। 31 मई को निर्धारित तिथि थी, लेकिन 21 दिन पहले ही प्रारंभ हो गया, 10 मई को प्रारंभ हो गया मेरठ से। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ? 18 मई को, 28 मई को। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद से। तो ये 3 डेट हैं जो आपको स्पेशल रूप से याद रखनी है। तीनों की तीनों डेट रिपीट होती हैं। अगली चीज़ मैंने कारण बता दिया है। और अगली चीज़ अगर मैं बात करूँ 1857 के विद्रोह की, तो अगली चीज़ को देखना क्या है। अब ये पूछा जाता है कि बताओ रे 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। ये लोग ऐसी क्या चीज़ लेकर चलते थे जहाँ से पता पड़ता था कि ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे के रटा रटा सवाल है। तो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह में एक तो ये कमल का फूल लेकर चलते थे। तो एक तो था कमल, और कमल के साथ साथ चपाती लेकर चलते थे। और चपाती को मैं अपनी हाड़ौती भाषा में कहूँ तो रोटी लेकर चलते थे। तो कमल व रोटी इसका क्या रहेगा साहब? वो प्रतीक चिन्ह। जहाँ जहाँ से विद्रोही गुजरते थे सबको कमल का पुष्प अर्पित करते थे, यानी बांटते थे, और रोटी का एक टुकड़ा देते थे। तो रोटी, कमल और रोटी ये इस क्रांति के क्या रहेंगे? इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह रहेंगे। और अगर अपन थोड़ी सी और बात करें कि इस क्रांति की बात करें तो इस क्रांति का जो मुख्य योजना, या मैं कहूँ कि योजनाकार जो रहेंगे, या जिस क्रांति का मुख्य नेता किसे बनाएगा, तो मुख्य जो नेता रहेंगे क्रांति के, और उन मुख्य नेता का नाम क्या है साहब? उनका नाम है बहादुर शाह प्रथम, नहीं बहादुर शाह जफर। तो मुगल बादशाह हुआ करते थे, नाम है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये उस समय कौन से बादशाह थे साहब? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह हैं। ये इस क्रांति के या इस विद्रोह के मुख्य नेता थे। बेटा बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम की 2-3 फैक्ट अगर अपने यहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहादुर शाह जो प्रथम है, ये बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह हैं। इसके बाद कोई मुगल बादशाह बना ही नहीं है। अंतिम मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह जो हैं वो हैं बहादुर शाह प्रथम। और अगर मैं आपसे थोड़ी बात और करूं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम है। और इनको बाद में यहाँ से गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित किया गया। कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। तो इनको निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ पर? रंगून। और रंगून जानते हैं म्यांमार और वर्मा वाला जो क्षेत्र है उसे रंगून के नाम से जाना जाता है। और इसी रंगून में इनकी क्या हो जाती है साहब? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। और इनकी कब्र पे आपको एक पता है टाइटल के बहादुर शाह तू बड़ा बदनसीब है, तुझे दफनाने के लिए तेरे शहर में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। तो यही है। बाद में इनको हुमायूं के किले से गिरफ्तार किया गया था। तो ये बात की बात है, हडसन ने गिरफ्तार किया था। तो मेन जो नेता है वो है बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह है। रंगून निर्वासित कर दिया गया था और रंगून में इनकी क्या हो जाती है साहब? मृत्यु। तो ये कुछ चीज़ें, जैसे कि और भी 2-3 चीज़ों की बात अपन यहीं पर कर लें।
क्योंकि 1857 के समय भारत में एक कंपनी थी साहब जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना होती थी, पर्सनल सेना, और पर्सनल सेना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति भी होता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 के समय सेनापति कौन था? मैं भी वन लाइनर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर एक और चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि उस समय क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रहने वाली थी, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का पद होता है इंग्लैंड में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अगली चीज़ मैं बात करूँ तो यहीं पर मैं आपसे कहूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो इस समय जो मुख्य सेनापति का नाम आपको याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम है कैंपबेल। क्या नाम है रे? कैंपबेल। ये कैंपबेल विशेष फेमस आदमी है, विशेष काम आएगा, लेकिन ये भारत के इतिहास में काम आता है। कैंपबेल, ये जो कैंपबेल है ये मुख्य सेनापति थे। अगर मैं बात करूं इसी समय कि इंग्लैंड के पीएम कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आएगा पाल्मस्टन। क्या नाम आएगा? पाल्मस्टन। ये उस समय इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये कुछ विशेष चीज़ें जो आपने और मैंने डिस्कस करी। मैं दोबारा बताऊं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। अगर फिर देखा जाए कि राजपूताने का एजीजी कौन होगा, तो पैट्रिक लॉरेंस होगा। मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस है। 17 नागपुर, झांसी, अवध इनको हड़पा गया। राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले व्यावर को, और उसके बाद में रियासत के रूप में उदयपुर। मेन कारण या तत्कालीन कारण पूछा जाए तो चोरी वाले कारतूस से 1857 से पूर्व एक बंदूक चलती थी जिसका नाम है ब्राउन बेस। स्थान पर फिर एक नई बंदूक आई जिसका नाम है एनफील्ड राइफल्स। और अगर बात करें आगे तो निर्धारित तिथि 31 मई है, लेकिन विद्रोह प्रारंभ 10 तारीख को प्रारंभ हो गया। राजस्थान में विद्रोह 28 तारीख को प्रारंभ हुआ, और प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल व रोटी को आप यहाँ पर लेंगे। मुख्य नेता बहादुर शाह जफर हैं, और बहादुर शाह जफर की बात करें तो इनको बाद में निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, और अंतिम मुगल बादशाह हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति पूछा जाए तो कैंपबेल है, और इंग्लैंड का पीएम पूछा जाए तो पाल्मस्टन है। थोड़ी सी एक और बात, एक लाइन और मैं कहूँ कि इस 1857 में जो भी विद्रोही सिपाही थे वो मूलतः या सबसे ज़्यादा विद्रोही सिपाही कहाँ के थे, तो विद्रोही सिपाही, सर्वाधिक विद्रोही सिपाही कहाँ के थे, तो सर्वाधिक जो विद्रोही सिपाही बेटा ये एक स्थान विशेष के आएंगे, और इस स्थान को कहा जाता है अवध। अब अवध की बात करें तो अवध भगवान राम जानते ही अवध नगरी से आए, अवध नगरी मंदिर बन रहा है इनका। तो ये सर्वाधिक जो विद्रोही सिपाही थे वो कहाँ के होंगे? अवध के। तो ये चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी। अब हम राजस्थान की ओर रुख करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति या विद्रोह जो होता है, क्रांति नहीं बोलूँगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, विद्रोह, वो कैसे रुख करता है। पहली चीज़, देखो 1857 से पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से में हम पहले एक रेजिडेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है राजपूताना रेजिडेंसी। देखो एक रेजिडेंसी बनाई जाएगी और इस रेजिडेंसी का नाम है राजपूताना रेजिडेंसी। देखो अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो पद होता था उसका नाम है गवर्नर जनरल, लेकिन देसी रियासतों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए या अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने एक नई पद बनाया गया जिसे आप एजीजी के नाम से जानते हैं, और एजीजी का जो निवास स्थान होता है उसे रेजिडेंसी कहा जाता था। क्योंकि राजपूताने बना है तो इसका नाम हो गया साहब राजपूताना रेजिडेंसी। अगर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाए कि बताओ रे छोकरो कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आना चाहिए कि सर 1832 में किसकी स्थापना हुई थी? राजपूताना रेजिडेंसी। अच्छा, ये पूछा जाए कि 1857 की राजपूताना जो रेजिडेंसी इसका हेडक्वार्टर कौन सा था, तो आप ये बताओगे कि हेडक्वार्टर जो होगा वो था साहब अजमेर। तो हेडक्वार्टर के रूप में या मैं कहूँ कि मुख्यालय जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? अजमेर। ठीक है। अच्छा, इसी हेडक्वार्टर की बात करें यानी सेकेंड हेडक्वार्टर की बात करूं, इसको बाद में चेंज किया गया 1845 में, इसे बदल दिया गया और बदलने के बाद जहां पर ट्रांसफ़र किया गया उसका नाम है माउंट आबू। अब देखो माउंट आबू में ही क्यों गए? देखो अंग्रेज़ हैं साहब, अंग्रेज़ शीत जलवायु प्रदेश से आई हुई जाती है, यानी अंग्रेज़ यहाँ के नहीं हैं, इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ की जो जलवायु वो शीत जलवायु है, और शीत जलवायु है तो शीत जलवायु
वाले, क्योंकि राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा टिक नहीं सकते थे, राजस्थान में रुक नहीं सकते थे, इसलिए उनको ऐसे क्षेत्र की ज़रूरत थी जहाँ पर क्लाइमेट बड़ा ठंडा हो, जहाँ की जलवायु बड़ी ठंडी हो। और क्लाइमेट और जलवायु जो ठंडी उनको दिखाई दी, वो कहाँ दिखाई दी साहब? माउंट आबू में। तो इन्होंने 1845 में अपना जो हेडक्वार्टर था वो ट्रांसफ़र किया और कहाँ पर भेजा साहब? माउंट आबू। अगर मैं बात करूँ, इस राजपूताना रेजिडेंसी में एक नया पद क्रिएट किया गया, यानी एक नया पद बनाया गया, और नया पद जो था इसका नाम था साहब AGG। और AGG की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये होता था एजेंट, और एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल ये होता था AGG। और राजस्थान का पहला जो AGG बनकर आए साहब, प्रथम AGG, फर्स्ट AGG, तो इनका नाम है साहब मिस्टर लॉकेट। ये याद रखना, मिस्टर लॉकेट राजस्थान के प्रथम AGG रहे थे, मिस्टर लॉकेट, मिस्टर लॉकेट। और 1857 के समय की तो बता ही चुका हूँ कि कौन थे। तो 1857 के समय, ये 1857 के समय जो थे उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा लॉरेंस? पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस 1857 के समय AGG थे, और पहले जो AGG रहेंगे उनका नाम है मिस्टर लॉकेट। तो ये जो रेजिडेंसी, इसका नाम है राजपूताना रेजिडेंसी। चलो, राजपूताना रेजिडेंसी आपने देखी। अब थोड़ी सी बात और करूं कि उस समय राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी रियासतें थी, या सबसे बड़ी चीज़ कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, क्योंकि सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाएगा। दो तरीके के विद्रोह होंगे राजस्थान में, एक सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए गए तो वो सैनिक विद्रोह कहलाएंगे, और एक जनता के द्वारा जो विद्रोह किए जाएंगे उन्हें हम जन विद्रोह कहेंगे। तो राजस्थान में कुछ सैनिक छावनियाँ होंगी जहाँ पर विद्रोह होंगे। तो राजस्थान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सैनिक छावनियाँ कितनी हैं, तो राजस्थान में हमको सैनिक छावनियों के बारे में देखना है। तो राजस्थान में कौन सी छावनियाँ? सैनिक छावनियाँ। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बताओ राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पहला और सिंपल आंसर आएगा, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ हैं। कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? 6। और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं उसी क्रम में याद करवाऊँगा जिस क्रम में विद्रोह हुए, तो ऐसे तो नहीं, अपन जानते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक यूट्यूब पर आपको मिलती हैं, लेकिन अपन उसी क्रम में याद करें क्योंकि जिस क्रम में विद्रोह हुई। तो देखो, एक नवासा है, नवासा का मतलब है नानी, नानी का जो लड़की का जो बेटा होता है उसे नवासा कहा जाता है। तो नवासा है, और नवासा नानी कह रही थी कि बेटा देख ले, तेरा ब्याह करना है, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, तो तू पसंद कर ले, और पसंद करने के बाद मैं उससे तेरा क्या करवा दूँगी साहब? ब्याह करवा दूँगी। तो नवासा बड़ा खतरनाक है। नवासा ने कहा कि दादी मेरी मर्ज़ी से ब्याह करवाओगी? कि 100% बेटा तेरी ही मर्ज़ी से ब्याह करवाऊंगी। तो नवासे ने बड़े प्यार से कहा कि नानी ये जो लड़की है ना, इसी को से मुझसे ब्याह करना है, कि नानी दे ये ब्याह कर। यानी नानी ये वाली जो लड़की है, पर्टिकुलर उन्होंने कोई लड़की पसंद करी और उसे कहा कि नानी ये वाली जो लड़की है ना, वही मुझे ब्याह के दे, उससे मुझे क्या करना है साहब? ब्याह। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आप इतना सा याद रख पाओगे तो आप सैनिक छावनियाँ याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नानी दे ये ब्याह कर, यानी ये वाली जो लड़की है वही मुझे क्या चाहिए साहब? ब्याह के चाहिए। तो नानी दे यह ब्याह कर। और यह ब्याह का मतलब बेटा क्या हुआ? तो देखना, पहली जो सैनिक छावनी होगी इसका नाम है साहब न से नानी, और न से याद रखना साहब नसीराबाद। कौन सी बात? नसीराबाद। जो पहले सैनिक छावनी है उसका नाम कौन सी सैनिक छावनी हो गया? नसीराबाद। दूसरी बात करूं, नसीराबाद के बाद में नी, और नी से जो सैनिक छावनी होगी ये होगी बेटा नीमच। क्या होगी? नीमच। और नीमच की बात करें तो जो नीमच है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, MP में पड़ती है। और नसीराबाद, आपने नसीराबाद का कचौरा खाया होगा, ये अजमेर में पड़ती है, अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरे नंबर की जो सैनिक छावनी है उसका नाम है देवली। और देवली आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप टोंक के रहने वाले हैं या टोंक आपने पढ़ा हो, तो देवली जो पड़ती है कहाँ पर पड़ती है साहब? टोंक में पड़ती है। तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करें तो ये से बात करें, और ये से जो सैनिक छावनी होगी इसका नाम है एरिनपुरा। और एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा जो है ये पाली में है। तो एरिनपुरा और एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा कहाँ पर पड़ेगा साहब? पाली। और 5वें नंबर पे बात करें तो 5वें नंबर पे अभी कहा कि मैंने व्यावर है, और व्यावर की बात करें तो अजमेर में पड़ता है। और छठे नंबर की बात करें तो ये खेरवाड़ा है, और खेरवाड़ा आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए उदयपुर में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर।
तो कितनी सैनिक छावनियाँ हैं? 6 सैनिक छावनियाँ हैं। और आपको याद क्या करना है? आपको करना है कि नानी दे ये ब्याह कर, लेकिन मुझे ये वाली लड़की चाहिए और ये वाली लड़की तो मुझे ब्याह कर दे, तो ये वाली कहानी। अब मैंने कहा कि ये क्रम से लगाने के लिए मैंने कहा कि बिल्कुल क्रम से आपको याद रखनी है। जैसे कि नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ, ये कितनी तारीख को हुआ? तो नसीराबाद का जो विद्रोह था, ये विद्रोह था बेटा 28 मई का। नसीराबाद में विद्रोह कितनी तारीख को हुआ? 28 मई। नसीराबाद के बाद नीमच की विद्रोह की बात करें तो नीमच में जो विद्रोह होगा वो कितने जून को होगा? 3 जून। और टोंक की बात करें तो टोंक में जो विद्रोह होगा वो 10 जून को होगा। कुछ किताबें 5 जून भी लिखती हैं, टेंशन ना लेने का। एरनपुरा की बात करें तो एरनपुरा में विद्रोह 21 और 21 के साथ साथ 23 अगस्त को होगा। जब ये होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होगा, क्या नहीं होगा। और व्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ हैं जहाँ पर बेटा किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ साहब? विद्रोह नहीं हुआ। यानी यहाँ पर क्या नहीं होगा? विद्रोह। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ, देन आपका आंसर आना चाहिए 6। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 6 के 6 नाम बताओ, तो नशीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, व्यावर और खेरवाड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि क्रम से लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए। तो सीक्वेंस में ऐसे याद रखना है, पहले पे नसीराबाद, दूसरे पे नीमच, तीसरे पर देवली, एरनपुरा, ऐसे याद रखना है। चौथा क्वेश्चन जो आपसे बनने के चांसेस होंगे और बनने के क्या बन चुका है एक बार, कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जो राजस्थान में स्थित ना होकर कहाँ पर स्थित? मध्य प्रदेश में। तो उसका नाम आएगा साहब नीमच। कौन सी जगह आएगी? नीमच। और 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ? तो फिर 2 हैं, एक का नाम व्यावर और दूसरे का नाम है खेरवाड़ा। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और 2 चीज़ें समझ में आ गई हों तो मैं आगे चलता हूँ। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले सकते हैं। चलेगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ इस चीज़ में, तो हम अब रियासतों के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में कुछ रियासतें विशेष होंगी और उन रियासतों में उस समय तत्कालीन समय में कौन कौन शासक थे। तो अब रियासतों के बारे में बात करें। मैंने कहा कि एक और पद छूट गया था जिसका नाम है पॉलिटिकल एजेंट। तो जैसे कि अपन बात करें, देखना, एक तरफ तो आपको याद रखनी रियासत, क्योंकि राजस्थान है और राजस्थान जो है ये रियासती राजस्थान कहलाता है। राजस्थान में रियासतें रही हैं। रियासतों के बाद में आप रियासतों के बेटा देखोगे शासक, कि तत्कालीन समय में उन रियासतों के शासक कौन थे, और शासक के बाद उस रियासत का पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा रियासतों के नाम लिखूंगा और चुनिंदा रियासतों के पीए का नाम लिखूंगा और वहाँ के शासक का नाम लिखूंगा। जैसे कि राजस्थान की राजधानी की बात करें, और राजधानी है जो है उसका नाम है जयपुर। तो पहली चीज़ तो यही पूछा जाएगा कि बताओ जयपुर के पीए या शासक कौन थे। तो जयपुर के जो शासक होंगे उनका नाम है सवाई राम सिंह। और सवाई राम सिंह, एक तो राम सिंह पहला हुआ है और राम सिंह सेकंड हुआ है। अगर आप मिर्ज़ा राजा जयसिंह पढ़ते हो, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बेटे आएंगे राम सिंह प्रथम, और ये जो हैं ये राम सिंह कौन है साहब? सेकंड। तो जयपुर के जो शासक होंगे उनका नाम है सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह। और पीए की बात करें तो पीए आप ये मान लीजिए कि जयपुर में आपको जाकर डन करना है, या जयपुर में आपको मेरे भाई जाना है और इस बात को आप डन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो पीए होंगे उनका नाम आएगा ईडन। तो ये पीए हैं। दूसरी, जयपुर के बाद आप राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी में चलेंगे, और सांस्कृतिक राजधानी का मतलब है जयपुर की बाद जो राजधानी आती है उसका नाम है जोधपुर। और जोधपुर के पास चले तो जोधपुर की बात करें तो यहाँ जो होंगे वो होंगे साहब महाराजा तकत सिंह। तो महाराजा तकत सिंह। तो जयपुर की बात करें तो जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन है साहब? तकत सिंह। और तकत सिंह की बात करें तो तकत है भाई साहब, और तख्ते को आपको बड़े मोशन में खिसकाना है, स्लो मोशन में खिसकाना है। और स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई जो होंगे उनका नाम है मैक मोशन, यानी ये तख्ता जो है आपको मोशन स्लो मोशन में लेकर चलना है। तो यहाँ के जो पी हैं उनका नाम है मैक मोशन। चलेगा, आप जयपुर चले गए, जोधपुर चले गए, सांस्कृतिक राजधानी चले गए, और सांस्कृतिक राजधानी के बाद में आप नीचे आ जाइए, और नीचे आने का मतलब है कि आप उदयपुर चलिए। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में महाराणा होते हैं, और महाराणाओं की बात करें तो उदयपुर के इस समय जो महाराणा हैं उन महाराणा का नाम है महाराणा स्वरूप सिंह। क्योंकि आपको पता ही है उदयपुर के जो शासक हैं वो महाराणा की उपाधि लगाते हैं राणा हमीर के समय से। तो ये क्या कहलाएंगे? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह।
स्वरूप सिंह। तो ये जो होंगे ये होंगे महाराणा स्वरूप सिंह। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर जो पीए होंगे उनका नाम है मेजर सावर्स। यहाँ के लोग जो होते हैं वो साब होते हैं, तो सावर्स होते हैं। सावर्स हो गया। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे मैं राजस्थान की औद्योगिक नगरी में चलता हूँ या शिक्षा नगरी में चलता हूँ, जिसका नाम है कोटा। और कोटा के जो शासक थे उनका नाम भी है साहब राम सिंह। ये महाराव राम सिंह कहलाएंगे। और ये जो राम सिंह है ये भी सेकंड है, तो राम सिंह सेकंड है। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो होंगे उनका नाम आएगा मेजर बर्टन। कौन सा बर्टन? मेजर बर्टन। तो ये हो गया आपका मेजर बर्टन। ठीक है, तो ये कुछ 4 रियासतें रही। जैसे अभी एक और रियासत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ। 5वें नंबर पे भरतपुर रियासत है, क्योंकि यहाँ पर एक जन विद्रोह होगा। तो भरतपुर की बात करें देवा गुजर के नेतृत्व में, यहाँ पर भरतपुर के जो शासक होंगे उसका नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। और यहाँ का जो पीए होगा उस पीए का नाम आएगा साहब मॉरिसन। तो ये जो पीए हैं ये कौन से सन है साहब? ये मेरा सन है। और मेरा सन का मतलब क्या है साहब? मॉरिसन। जसवंत सिंह का सन था और जसवंत सिंह का सन कौन है? मॉरिसन। 6वें नंबर पे सिरोही, क्योंकि सिरोही का कोई शासक तो होगा नहीं, क्योंकि सिरोही की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा आता है। अंग्रेज़ों का यहाँ पर वो था, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय बना हुआ था माउंट आबू। तो शासक का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ के जो पीए हैं उनका नाम मिलता है। और पीए का नाम है जेडी हॉल। तो जेडी हॉल यहाँ के क्या होंगे साहब? पीए। तो ये जो है ये बेसिक जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम विद्रोह की ओर बढ़ेंगे और राजस्थान में विद्रोह को देखेंगे। हर एक पहले सैनिक छावनी यानी सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे, और उसके बाद जो विद्रोह पढ़ेंगे वो जो विद्रोह पढ़ेंगे वो आएंगे आपके जन विद्रोह। तो एक बार मैं आपसे रिपीट कर दूं कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या आपके सामने डिस्कस किया। तो एक बार हम उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। यहाँ से अपनी क्लास अपन ने प्रारंभ करी। क्लास प्रारंभ करने के बाद में मैंने पहली चीज़ तो आपको 1857 के विद्रोह में कुछ वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी, भाई निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई थी। लेकिन विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ। और राजस्थान में 28 मई को नसीराबाद से प्रारंभ हुआ। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल व रोटी को ले सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि मुख्य नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे और इनको बाद में जेल में डाल दिया गया। जेल क्या, रंगून भेज दिया गया था। हुमायूं के किले से इनको गिरफ्तार किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति पूछा जाए तो कैंपबेल है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो होंगे उनका नाम आएगा पामस्टन। और सर्वाधिक विद्रोही सिपाही कहाँ के थे? तो वो थे अवध के। अब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था और आउटरम की रिपोर्ट तैयार की गई। तो जो हम अगर भारत में पढ़ते हैं तब मैं उसको बताता। एक तरफ राजपूताना रेजिडेंसी है, स्थापना 1832 में होती है, हेडक्वार्टर अजमेर था। 1845 में द्वितीय हेडक्वार्टर जो ट्रांसफ़र किया गया वो माउंट आबू था। और ये जो हेडक्वार्टर था ये ग्रीष्मकालीन था, सिर्फ गर्मियों में यहाँ पर एजीजी बैठता था। तो ग्रीष्मकालीन है माउंट आबू का, क्योंकि गर्मी इनसे सहन नहीं होती थी। नया पद जो बनाया गया उसका नाम है एजीसी। एजीसी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। मिस्टर लॉकेट पहले थे और 1857 के समय जो हैं उनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। 6 सैनिक साबनियाँ हैं, जिसमें से नानी दे ये व्याकर आपको याद रखनी है। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, व्याबर और खेरबड़ा। नीमच वैसे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी वो उदयपुर के पीए जिनका नाम है सावर्स उनके पास थी। तो ये अपन ने देखा। और नेक्स्ट अपन ने रियासत और शासकों के बारे में अध्ययन किया। कौन कौन सी रियासत? देखो यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो रियासत देगा, शासक पूछ सकते हैं। रियासत देगा, पीए पूछ सकते हैं। एक तरफ रियासत दे देगा, एक तरफ शासक दे देगा, बोलो कि मैच कराओ। फिर दे देगा, एक तरफ रियासत दे देगा और एक तरफ पीए दे देगा, बोले मैच कराओ। फिर नहीं तो ये पूछेगा, एक तरफ रियासत दे देगा या पीए पूछकर बोलेगा इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। वही चीज़ यहाँ करेगा, रियासत दे देगा और पीए दे देगा, बोले इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, असंगत कौन है, इनमें से कौन ओड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है, याद रखनी है। अब हम 1857 के विद्रोह की ओर बढ़ते हैं और 1 बाई पढ़ते हैं आगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट और बैच तैयार कीजिए। पढ़ाई तो बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।